नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स और लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही टेलीग्राम का ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं वो वहीं पर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि आज कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक हमारा जो है गुड गवर्नेंस वीक है, और गुड गवर्नेंस डे जो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है आयोजित किया जाता है हर वर्ष, आप लोगों को पता होगा। उसी संदर्भ में अभी गुड गवर्नेंस वीक जो है ये टॉपिक यहां पर रखा गया है, तो पेपर 2 में रख सकते हैं आप लोग। और ये सीधा सीधा टॉपिक है हमारे में गुड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन इन जम्मू कश्मीर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 82 है जहां पर डिलिमिटेशन की व्यवस्था की जाती है। जब जब सेंसस जनगणना के आंकड़े आते हैं उसके बाद डिलिमिटेशन करना होता है, क्योंकि जो भी सीट्स वगैरह है उसके अंतर्गत इक्विटी बनाए रखना होता है ना, समायोजन करना होता है, उससे संदर्भित है। पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। थर्ड पेपर का ये टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो आप फिर एनवायरमेंट वाला एक जो है वहां पर एंगल ले सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से भी रिलेटेड है, तो इसको देखेंगे हम लोग। पेपर 3 का पार्ट है। पेपर थर्ड का ही ये पार्ट है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारे यहां लाया जाता है 2002 में। क्या उसके पहले कोई इंटरनेशनल ऐसा कोई इनिशिएटिव था क्या जो आपका यहां से रियो समिट से ही निकल के आया है? ये भी आपका है ना। तो ये क्या 2000 में कोई ऐसा प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, कुछ और नाम है, जिसको एक्टिवेट किया हम लोगों ने नेशनल लेवल पे? ये जो आपका 2002 में एक्ट लाया गया था जिसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट बोलते हैं। तो उसी में जो है अमेंडमेंट की बात की जा रही। पेपर 3 में रखेंगे आप इसको। पेपर 3 में साइंस एंड टेक का ही ये पार्ट है आपका कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम। तो डीआरडीओ की एक विंग है आपकी रिसर्च के लिए जो आपकी आगरा में बेस्ड है, तो उसने इस तरीके के मतलब उसके द्वारा इस तरीके के आरएनडी के क्षेत्र में काम किए जाते हैं, उसी का ही कंटिन्यूएशन है। इसको देखेंगे हम। पेपर 3 का पार्ट है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, लास्ट वाला जो टॉपिक है। अब यहाँ पर जो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है, किस रूप में इसको मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर 2021 है। ये नेशनल फार्मर्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे उनकी जयंती मनाने के लिए, ठीक है। देख जाइएगा इसको। अब जो पहला टॉपिक है, अब देखिए यहाँ पर गुड गवर्नेंस वीक। अब ये एक कंटेक्स्ट है, तो हमको क्या पढ़ना है इसमें? गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस आप देखेंगे तो ये जो टर्म आई है, जो आपका वर्ल्ड बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने 1992 में एक रिपोर्ट जो है रखी थी, है ना, शासन एवं विकास, ठीक। उसी के अंतर्गत उसने गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया। आज तक वही जो है जो उसके अंतर्गत जो अभिलाक्षणिकता, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई है, उसी को हम उसकी विशेषता मान के चलते हैं। उसमें आप देखेंगे जैसे पार्टिसिपेशन की बात होती है जिसको भागीदारी बोलते हैं। दूसरा कंसेंसस की बात होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति। तीसरा रूल ऑफ लॉ की बात है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। फिर उसके बाद समता और समावेशन, इक्विटी और इंक्लूजन। उसके बाद प्रभावशीलता और कार्यकुशलता, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी की बात। उसके बाद पारदर्शिता की बात है, ट्रांसपेरेंसी जिसको आप बोलते हैं। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? गुड गवर्नेंस की। आप समझिएगा, राज्य कोई राज्य मतलब देश को जो है राज्य बोला जाता है। राज्य के अंतर्गत सरकार, ठीक, सरकार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन आएगा? 3 आयाम है उसके।
जो आपके एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक आपकी जुडिशरी। ठीक, अब यहां शासन की बात करें, अगर हम शासन की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी और उसके साथ बाजार भी आएगा और उसके साथ सिविल समाज भी आएगा। इनके बीच में इंटरेक्शन होता है जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है। अब हम देखते हैं यहां पर कि सुशासन दिवस के संदर्भ में क्या न्यूज है यहां पर। अब देखिए यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवांस है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और आपका पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री डीआई, जो पीपी जैसे होता था वैसे आपका प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स है, वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये सेलिब्रेट कर रही है भैया गुड गवर्नेंस वीक 20 से 25 दिसंबर के बीच में। किसके अंतर्गत? तो अभी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम लोग, है ना, वो 75 साल के संदर्भ में है। तो ये याद नहीं करना कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसको मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, ये सिर्फ कंटेक्स्ट है। अब इसका मुख्य बिंदु ये है कि 25 दिसंबर को मैंने पहले ही बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए हम सुशासन दिवस के रूप में उस दिवस को मनाते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इस बार का जो मुख्य विषय है वो क्या है, तो बता रहे हैं कि भैया प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर। क्या इसी के लिए हमने पीआरआई सिस्टम लाया है, जो हमने आर्टिकल 40 को क्या किया है वहां पर इंप्लीमेंट किया है, जो डीपीएसपी है। क्या गांधीवादी जो आपकी सोच है उसको यथार्थ रूप दिया गया, इस तरीके से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी भी प्रशासन गांव की ओर, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, नेशन वाइड ये कैंपेन है जिसमें क्या करना है हमको, रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी। ये बिल्कुल आपका क्या है, कीवर्ड है। इसमें क्या करना है, जो लोक शिकायतें होती हैं उसका निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हम सर्व कर रहे हैं सर्विस, सेवा वितरण, उसमें हमको सुधार लाना है। उसके लिए ये आपका राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड एक कैंपेन है जिसका आयोजन भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में और यूटीज में किया जाएगा। ठीक है ना, मांग वही है, चीजें वही है, कीवर्ड आज भी वही है। ठीक है ना, सर्विस डिलीवरी के लिए आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ओवर 700 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन प्रशासन गांव की ओर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूरिंग द वीक लॉन्ग इवेंट विल विजिट तहसील, पंचायत समिति हेडक्वार्टर्स टू प्रोवाइड टाइमली ग्रीवांस रेड्रेसल एंड इंप्रूव सर्विस डिलीवरी। क्या ये पूरा पैराग्राफ उसी से संदर्भित नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका है, हमारे लिए कीवर्ड फिर वही है। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उद्देश्य क्या है इसका। तो उद्देश्य यह है, ट्रांसलेट द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द अमृत काल पीरियड अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, पहले वाले अभी कंप्लीट नहीं हो पाए, अब हम नेक्स्ट जनरेशन के सुधार कर रहे हैं। तो ठीक है, शब्द है ये, इसको देख जाएंगे हम लोग। इसके बाद जो आगे है, द प्रोग्रेस ऑफ द गुड गवर्नेंस वीक विल बी मॉनिटर्ड ऑन पोर्टल। ये पोर्टल है आपका pgportal.gov.in है ना, ggw. जो भी है, तो ये आप देख जाइएगा, ये पोर्टल रिलेटेड है। कहीं कहीं स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पे पॉइंट लिखा गया है कि प्रत्येक जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो प्रेजेंट करेगा, आपका क्या प्रेजेंट करेगा, वन सक्सेसफुल गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड वन सक्सेसफुली रीड्रेस्ड, जो रीएड्रेस्ड करेंगे इनको, रीड्रेस्ड लिखा गया, पब्लिक ग्रीवांसेस केस ऑन द पोर्टल। तो जहां पर जो सुशासन पद्धति जिस आयाम के थ्रू, जिस टेक्निक से वो अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे उसको दिखाएंगे भी, वीडियो क्लिप भी बनाएंगे, है ना, ताकि लोगों को दिखाया जाएगा कि हम इतने जो अच्छे तरीके से जो है, इस तरीके से जो है शिकायतों का निवारण कर रहे हैं, इस तरीके से सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, है ना। तो उससे एक अगर जिले का कलेक्टर करेगा तो दूसरे अंतर्गत, दूसरे जो जिले के कलेक्टर्स होंगे उनके अंतर्गत भी वो भावना आएगी कि हम भी इस तरीके से सुधार करें। फिर वही बात है, वहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है ना, तो उस तरीके का संदर्भ है यहां पर। अब इसके बाद जो है गवर्नेंस के बारे में बताया जा रहा है, तो गवर्नेंस के बारे में बता रहे, बिल्कुल इजी है ये आपका। ये एक प्रोसेस है, अभी भी मैंने बताया, जिसमें इंटरेक्शन होता है किसके थ्रू द लॉज, नॉर्म्स, पावर ऑफ और लैंग्वेज ऑफ एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी ओवर अ सोशल सिस्टम, जिसमें फैमिली है, ट्राइब है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, टेरिटरी है और अक्रॉस टेरिटरीज। तो ये सारी चीजों के बीच इंटरेक्शन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सरकार, बाजार, सिविल सोसाइटी, अब उसके बीच में आप सारी चीजों को जो है यहां पर रख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ गवर्नेंस की बात लिखी गई है, तो यहां पर गुड गवर्नेंस वर्ड वही आता है जो वहां पर विशेषताएं आ जाएंगी। अब विशेषता में गुड गवर्नेंस में हम किस
इसकी विशेषता लिखते हैं, तो उसमें सरकार की भी, प्रशासन की भी, राजनीतिक आयाम की भी, प्लस मार्केट की, प्लस सिविल सोसाइटी की, ठीक है ना, उन सब की विशेषताएं। तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी वगैरह की बात मैंने शुरू में ही बताई आपको। तो गुड गवर्नेंस है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब कॉर्पोरेट ये वाणिज्यिक आयाम है ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां पर आ जाएगा। ग्लोबल गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है और एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है, जो मैंने आपको बताया था वही यहां पर बताई गई है, इसको आप देख जाइएगा, विशेषताएं हैं गुड गवर्नेंस के अंतर्गत। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है, गवर्नेंस हैज बीन डिफाइंड टू रेफर टू स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस दैट आर डिजाइन टू इंश्योर, क्या क्या इंश्योर करना है। अब ये जो है, ये वही विशेषताएं जिनको इंश्योर करना है गवर्नेंस के अंतर्गत, गुड गवर्नेंस के, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता है। क्या हमारे यहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच ऐसा संदर्भ नहीं है जिसमें आपका अकाउंटेबिलिटी जो है तय की जाती है? बताइए जरा, कैग क्या है, प्रश्न पूछना क्या है, प्रश्नकाल क्या होता है, ये सब क्या है आपका। जो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 है, जिसमें मंत्रिमंडल, जो आपका मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल शब्द नहीं है वो मंत्री परिषद है, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट शब्द है वो सिर्फ आर्टिकल 352 में यूज हुआ है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होगी, उसकी जवाबदेहिता लोकसभा के प्रति। वहां पर अविश्वास प्रस्ताव आए तो गिर जाएगा, ये क्या है, एक तरीके की जवाबदेहिता। तो वही तो बता रहे हैं यहां पर कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, स्टेबिलिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, एम्पावरमेंट एंड ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन। तो ये जो मैंने चीजें बताई थी उसी का रेपिटेशन है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि गवर्नेंस ऑल्सो रिप्रेजेंट the norms, values and rules of the game through which public affairs are managed in a manner that is transparent, participatory, inclusive and responsive। अब ये सिर्फ लिखने की कला है। अब ये जो है, it is done by the government of a state, by a market or by a network. It is the decision making among the actors involved in the collective problem that leads to the creation, reinforcement और reproduction of social norms and institution। चीजें वही है, इसको याद करने की चीजें, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड गवर्नेंस हमारे जो पेपर 2 में है उसके हिसाब से हमको पढ़ना भी है। इसमें लोकपाल वगैरह सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती, बहुत सारे इसके डायमेंशन है ना, देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है, जेएनके। मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 82 में हमारे यहाँ व्यवस्था है डिलिमिटेशन कमीशन की। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जब भी जनगणना वगैरह नए आंकड़े आते हैं तो उस हिसाब से हमको समायोजन करना पड़ता है कि लोकसभा में जो सीटें हैं, जो क्षेत्रों का, तो वहां पर जो है जो है वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फिर से वहां पर रीएडजस्टमेंट किया जाता है ना, उसी को बोला जाता है डिलिमिटेशन। तो यहां पर जो है ड्राफ्ट पेपर लाया गया है, डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रपोज किया है 7 एडिशनल असेंबली सीट्स फॉर जेएनके, 6 इन जेएनके मतलब जम्मू का डिवीजन, और 1 जो है आपकी कश्मीर वैली के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर की पॉइंट्स क्या है, तो पहली बार जो कमीशन ने प्रपोज किया है, इसमें रिजर्व करेंगे 9 सीट्स को एसटीज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और 7 सीट जो प्रपोज की गई है वो एससी कम्युनिटी के लिए। ये अब स्टेट पीसीएस जेएनके वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं, और ठीक है, मुद्दा देख जाएंगे हम लोग यहां पर। और यहां पर बताया गया है कि बताया जा रहा है ऑफ द 7 एडिशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूटी के अंतर्गत, यूटी बना दिए हैं अब उनको, है ना, तो 1 ईच हैज बीन प्रपोज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ है, सांबा है, राजौरी है, जो आपका रियासी है, डोडा है, किश्तवाड़ है जम्मू डिवीजन में, और आपका क्या है, कुपवाड़ा जिला है आपका कश्मीर वैली में, याद नहीं करना है हमको ये सब, है ना। इसके बाद जो विथ द प्रपोज्ड एडिशन द टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जेएनके हैज राइजन टू 90। आपकी ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर टोटल कितने जो हो जाएंगी सीट्स, तो 90 हो गई हैं। जम्मू में जो है 37 से बढ़ के 43 हो जाएंगी, और कश्मीर में जो 1 सीट बढ़ के 47 हो जाएंगी। तो टोटल सीट्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा रहा है ना। स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया हमने, तो ये सब चीजें जो हैं इस कारण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर बताया जा रहा है कि असेंबली जो सीट्स है जेएनके की, इनको डिलिमिटेशन जो इनका किया गया 63 में किया गया, 1963, 1973, फिर 1995। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज किया गया था इसको, तो वो कंडक्ट किया गया था बाय द जस्टिस जो रिटायर्ड हो गए आपके के गुप्ता कमीशन, व्हेन द स्टेट वाज अंडर, जब आपका राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत था, एंड वाज बेस्ड ऑन द 1981 सेंसस। अब बताइएगा राष्ट्रपति शासन जो हमारे यहाँ इमरजेंसी लगाई जाती है, तो कितने तरीके की इमरजेंसी, जैसे 352 है, 356 है, और आपका
360 है। तो तीनों में से कौन सा राष्ट्रपति शासन, और जो मैं बता ही देता हूं आर्टिकल 356 में, लेकिन ये किस किस बेसिस में लगाया जाता है, किस बेसिस पे कौन से आर्टिकल्स के, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि एंड वाज बेस्ड ऑन द 1981 सेंसस व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन 1996। ये सब बिल्कुल एक स्टोरी लाइन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डिलिमिटेशन क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, ये देखना है। तो समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो वहां पर जो है रिप्रेजेंटेशन में इक्वलाइजेशन है ना, वहां पर इक्विटी बनाए रखने के लिए इस तरीके से जब भी कभी जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, आप देख लीजिए 51, 61, 71, उसके बाद ही डिलिमिटेशन परिसीमन किया जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो जो आपका विधानसभा है, आपका लोकसभा है, तो वहां पर सीटों का फिर से वहां पर क्या किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा, है ना, यथोचित रूप से, ताकि वहां पर इक्विटी बिठाई जा सके, इसलिए जो है ये किया जाता है। दिस एक्सरसाइज इज कैरीड आउट बाय अ डिलिमिटेशन कमीशन, बनाया जाता है, उसके थ्रू किया जाता है। हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट। ये बिल्कुल आपका कीवर्ड है, प्रीलिम्स में भी इसको बनाया जा सकता है कि इसके द्वारा जो भी किया जाता है उसके ऊपर, जो कार्य इसके द्वारा किया गया तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता अदालत में, है ना। ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, ये आपका प्रीलिम्स में फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव इज टू, इसका उद्देश्य क्या है, तो रीड्रॉ करना बाउंड्रीज को बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द लास्ट सेंसस इन अ वे सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट, है ना। फिर से सीधी बात वही है कि यहां पर आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन को तय करना है, राज्य के भी, है ना, राज्य के अंतर्गत जो सीट है, ठीक है, वही संदर्भ है यहां पर। असाइड फ्रॉम चेंजिंग द लिमिट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी द प्रोसेस में रिजल्ट इन चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन अ स्टेट। तो परिणाम स्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को भी बदला जा सकता है, यही सब होगा। उसमें पहला जो परिसीमन एक्सरसाइज किया गया था, डिलिमिटेशन, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा चुनाव आयोग की सहायता से 1950-51 में, है ना, 51 में ही हमारे यहाँ जो है, अब 10 की जनसंख्या जो है, 10 की जो जनगणना है हमारे यहाँ, वो कहां से 1881 से चालू होती है। उसके पहले भी एक बार जो है जनसंख्या का आयाम आया था, है ना, 1872 में मेयो के दौरान। तो वहां से जो आज का जो हमारा संदर्भ है वो 81 से चालू होता है, तो हर 10 वर्ष में होता है। तो 51 में देखिए यहां पर पहली बार अभ्यास किया गया। संविधान का अनुच्छेद 82 है, जिसके अंतर्गत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के लिए जो लोकसभा सीट्स में जो वहां पर एलोकेशन होता है, और प्रत्येक राज्य के जो रीजनल जो आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें भी जो है पुनर्समायोजन के लिए जो है परिसीमन अधिनियम बनाने का प्रावधान करता है। नॉर्मल सी चीज है, आर्टिकल 82 देख जाइएगा। इसके बाद Delimitation Commission is set up when the act came into force and this commission do the process of readjustment। ये आपका कीवर्ड है, रीएडजस्टमेंट के लिए लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी, है ना, हरित ऊर्जा, INDC, पेरिस क्लाइमेट डील जो है हमारे यहाँ, है ना, वो सब क्या है, उसी सब के अंतर्गत ये एक विषय है जिसको हम एम्बेडेड करेंगे, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने प्लान किया है टू ले अ नेटवर्क ऑफ ग्रीन हाईवेज बनाने के लिए, जिसको स्ट्रेच करेंगे 12,000 किलोमीटर तक नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में इंडिया में। अब की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो सेंटर यहां पर प्लानिंग कर रहा है सेंटर, जो केंद्र जो है वहां पर इस तरीके की प्लानिंग नियोजन की तैयारी कर रहे हैं कि यूज करेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को फ्रॉम वेस्ट वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख जाइएगा इसको। अब यूनियन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन हाईवेज प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2015, जिसके अंतर्गत क्या संवर्धन किया जाता है, किस चीज के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ग्रीनिंग ऑफ हाईवे कॉरिडोर्स, जो हाईवे के कॉरिडोर्स हैं उनको ग्रीन करना, विद पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी, बिना कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के जो है, बिना जो आम जनता के पार्टिसिपेशन के किसी भी योजना को उस तरीके से सफल नहीं बनाया जा सकता जितना उस पर अपेक्षित होता है। तो विद पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी, फार्मर्स, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो पहली चीज आप देखिए, ये आप खुद सोचिए कि बेनिफिट क्या होगा उसमें। तो पहली चीज कि हम अचीव कर पाएंगे जीरो पॉल्यूशन को, ठीक, शून्य प्रदूषण को। हमारे यहां लगातार जो है प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है,
है ना। इट वुड बी अ कंप्लीटली न्यू रोड विच वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड स्ट्रेट इन अलाइनमेंट। तो ये जीरो से स्टार्ट होकर पूरी अलाइन होगी, बिल्कुल सीधी होगी, संरेखित होगी, है ना। इट तो वहां पर ईंधन की बचत भी होगी। इट विल बी यूजिंग मटेरियल्स, जिसमें मटेरियल्स का यूज करेंगे प्लास्टिक है, रबर है, इन बिटुमेन। देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन ट्री प्लांटेशन ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड ग्रीन कॉरिडोर बनाना है तो बहुत सारा वृक्षारोपण किया जाएगा उससे। इट वुड बी अ, तो ये कार्बन कैप्चर का काम करेगा ना, वृक्षारोपण। इट वुड बी अ फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे एंड ड्यू टू इट्स स्ट्रेट अलाइनमेंट इट वुड सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड एफर्ट। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानने की जरूरत है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरीके का हाइड्रोजन है और इसको जनरेट किया जाता है एंटायरली बाय रिन्यूएबल एनर्जी। पूरी अक्षय ऊर्जा से ये उत्पन्न होती है। तो सीधी बात है, एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, जो परंपरागत ईंधन फ्यूल का जो हम यूज करते हैं उससे हम शिफ्ट हो पाएंगे, ठीक है। प्रदूषण कम होगा, क्लाइमेट चेंज को यहां पर एड्रेस कर पाएंगे, आईएनडीसी के अपने लक्ष्य को मूर्त रूप दे पाएंगे, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हैज सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन एमिशन, सीधी बात है, बिल्कुल लोअर कार्बन एमिशन होता है देन ग्रे हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रिप्रेजेंट 95% ऑफ द मार्केट। तो बाजार का जो मतलब 95% प्रतिनिधित्व करता है प्राकृतिक गैस के भाप सुधार से जो उत्पन्न होता है ना। ग्रे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उससे जो है आपका वहां पर कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि यहां पर इतना समझिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन से बहुत कम, मतलब एक तरीके से हम मान ले तो जीरो कार्बन एमिशन है ना। तो ये आपका पूरी तरीके से क्या होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इज वाइटल फॉर इंडिया टू मीट इट्स आईएनडीसी, वही चीजें आ गई, और इंश्योर करना रीजनल नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी। तो हमारे यहाँ ये एनर्जी का एक अगर सोर्स बन जाता है फ्यूल का, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट करने में एनर्जी वगैरह, तो वो वहां पर भी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सुधरेगा, है ना। हमारे राष्ट्र की इनकम बढ़ेगी, तो जब इनकम बढ़ेगी तो उस आय का उपयोग देश किस में करेगा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल डेवलपमेंट में, हाँ, सामाजिक अवसंरचना के विकास में, हेल्थ में, आपका एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। वही सब चीजें यहां से कनेक्ट होंगी। ग्रीन हाइड्रोजन कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन विच वुड बी एसेंशियल टू मीट इंटरमिटेंसीज, जो आपकी इंटरमिटेंसीज है ऑफ रिन्यूएबल जो आपकी एनर्जी है इन द फ्यूचर। तो भविष्य में जो भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में अंतराल है उसको भी पूरा करने के लिए आवश्यक होगा, और ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ हाइड्रोजन फ्यूल फॉर फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल क्या होते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। और इंटरनल कंबशन इंजन्स। हाइड्रोजन व्हीकल्स आर नॉट लिमिटेड टू ऑटोमोबाइल, सिर्फ ये ऑटोमोबाइल्स तक लिमिटेड नहीं है, विद ट्रक्स आल्सो बीइंग डिजाइन टू रन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो ट्रकों वगैरह को भी हरे हाइड्रोजन पर चलने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया है ना, तो जो हमारे यहां ट्रांसपोर्टेशन है अगर वो आपका ग्रीन एनर्जी से होने लग गया तो बहुत सारा जो पॉल्यूशन है उसको मिटिगेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन ऑफर्स द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू decarbonize difficult to abate sector like steel, cement and heavy duty transport। वही चीजें यहां पर बता रहे हैं। यहां पर सेवरल वेज हैं प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें से एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय लो कार्बन पावर सोर्स, दूसरा स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ बायोमीथेन का भाप सुधार के द्वारा, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही पढ़ा करिए, और मैंने बार बार बोला है कि भाषा कभी अवरोध नहीं होती अगर मस्तिष्क में विचार स्पष्ट उठ रहे हो। तो भाषा पे ध्यान देने से ज्यादा जरूरी हम कंसेप्ट पे ध्यान दें और वहां फोकस करें। जो हमें क्वालिटेटिव चीज मिल रही है हम उसको किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। देखिए रिसोर्सेज, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, रिसोर्सेज जैसे है अफ्रीका कंटिनेंट में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है ना। रिसोर्सेज के मामले में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज वो क्या है, रिच है, लेकिन क्या वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत आ पाया, या वहां पर क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। हेल्थ के इंडिकेटर्स ले लीजिए आप, एजुकेशन के ले लीजिए, क्राइम देख लीजिए, सबसे ज्यादा वहां क्यों है, गरीब देश क्यों बोला जाता है उसको, इसलिए क्योंकि उन रिसोर्सेज का वो रैशनल यूज नहीं करते हैं। उस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो आपको चीजें मिल रही हैं आप उस पर ध्यान दें, है ना। बाकी सब चीजों को कॉर्नर करें, बाकी सब चीजें इंडस्ट्री है, मार्केट इकोनॉमी है, चलती रहती है यहाँ पर, है ना। तो हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप लोग इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। तो पहले तो हमको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि भैया कौन सा प्रोटोकॉल है। अब आप रियो जो है उसका जब आउटकम देखेंगे तो वहां पर क्लाइमेट चेंज भी देखेंगे, यूएनसीसीडी भी देखेंगे जो आप डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था, और एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। उसी के
अंतर्गत एक नेक्स्ट जो है प्रोटोकॉल लाया जाता है उसके अंतर्गत 2000 में, और उसी को इंप्लीमेंट किया जाता है हमारे यहाँ 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाके। अब उसमें जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट किया जाए, और उस बिल को जो है अभी भेजा गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखिए कमेटीज कितने टाइप की होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो आपकी क्या होती है, परमानेंट होती है, एक एडॉक होती है ना। तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ना। तो कमेटी संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से संसदीय समितियां जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं, इस क्वेश्चन को आप लिख के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए। वही सब मोटिवेशन है हम लोगों के लिए भी, है ना। तो हमारी टीम आपके लिए 24/7 लगी रहती है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इतना तो कम से कम हम कर ही सकते हैं, है ना। की पॉइंट्स यहाँ पर जो है बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर यादव जी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है बिल को लोकसभा में लास्ट वीक, और मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये जो ड्राफ्ट बिल है विल आल्सो बी ओपन फॉर पब्लिक कंसल्टेशन सून। तो भैया बिना पब्लिक कंसल्टेशन के अभी उसको वहां पर रखा गया है, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि रखा जाएगा। द 21 मेंबर कमेटी जो है उसने सबमिट की है अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को, मतलब करनी है अपनी रिपोर्ट उसको सबमिट नेक्स्ट सेशन में। जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हमारी उसने भी बोला है कि ये जो बिल है लुक्स एट इनहैंसिंग पेटेंटिंग, पेटेंट वाली आप चीज को पता होगा आपको, है ना, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। पेटेंटिंग बाय इंडियन रिसर्चर्स एंड कंपनीज बाय ओपनिंग अप रीजनल ऑफिसेस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड व्हिच इश्यूज परमिशन। नॉर्मल सी चीजें बोल रहे हैं, पेटेंट बढ़ाने पर विचार करेंगे, है ना, क्षेत्रीय कार्यालय खोलेंगे, तो जो आपके उत्पाद वगैरह जो है उससे जो लोकल कम्युनिटी है जहां पर वो पाया जा रहा है ना, जो भी उत्पाद है तो उसका जो भी लाभ आएगा तो वो उनको भी दिया जाएगा। अब ये इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, है ना, नागोया सुना होगा आपने, कोपेनहेगन सुना होगा, कानकुन सुना होगा, है ना, आईची सुना होगा, तो वही सब उसका जो है ये पहले से ही आयाम था। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जब आता है उसके अंतर्गत कि भैया जिस जगह से उस उत्पाद को आप प्राप्त कर रहे हो, लाभ ले रहे हो, तो उस कम्युनिटी को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये एनवायरमेंट के किसी सेक्शन में हम लोग देखेंगे मेंस की सीरीज में। और व्हाट इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, तो यहां पर बताया जा रहा है कि क्या इसमें जो है अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हमारा 2002 का है वाज इनेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहली चीज है ना, बिल्कुल की वर्ड है ये याद रखिएगा। किस लिए लाया गया था वो एक्ट, क्यों इनैक्ट किया गया था, तो पहला संरक्षण करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो जैविक संसाधन है, पारंपरिक ज्ञान है, अगर उसका वाणिज्यिक लाभ होता है उसके वाणिज्यिक प्रयोग से, तो जो भी लाभ है उसका निष्पक्ष और इक्विटेबल समता से वहां पर उनके बीच में क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। इसलिए इसको अधिनियमित, और ये किस पर विभाजित किया जाएगा, क्योंकि जो कोई उत्पाद होगा वो किसी स्थान से विशेष से प्राप्त होगा, तो वहां पर कोई कम्युनिटी होगी तो उसका भी तो वहां पर क्या होगा, शेयर होगा, है ना, तो उनको प्रदान करने के लिए। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो अमेंडमेंट बिल है 2021 का, ठीक है, तो उसके अनुसार बताया जा रहा है कि क्या क्या यहां पर जो है अमेंडमेंट की आवश्यकता है, क्या जो है अमेंडमेंट की बात ये लोग कर रहे हैं। तो पहला ये बोल रहे हैं कि इट सीक्स टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट बाय इंकरेजिंग द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो बोल रहे हैं कि भैया जो जंगल में औषधि पौधों की खेती है, जो औषधि पौधे हैं उस पर दबाव कम करना चाहते हैं, इसलिए हम मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को प्रमोट करेंगे, ठीक है भैया। दूसरा इसमें एग्जेम्पशन है, एग्जेम्प्ट्स आयुष प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम इंटीमेटिंग बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्स और नॉलेज, ठीक है ना। तो जो भी आयुष चिकित्सक हैं उनको जैविक संसाधनों या ज्ञान तक जो पहुंचने के लिए जैव विविधता बोर्डों को सूचित करने से यहां पर छूट दे दी जाएगी, है ना। उसके बाद फैसिलिटेट करेंगे फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च को फास्ट ट्रैक करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पेटेंट के एप्लीकेशन प्रोसेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, डीक्रिमिनलाइज करेंगे सर्टेन ऑफेंसेस को, है ना, कुछ अपराधों को अपराध से मुक्त करने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। अब इसका क्रिटिसिज्म जो लोग बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं कि ये लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसका वाणिज्यीकरण करने के लिए लाया जा रहा है। तो देखेंगे आगे हम, राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना यहां पर वो तो हो ही नहीं सकता। नेशनल जो आपके इंटरेस्ट है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है किसी भी स्टेट की। जैविक संसाधन, अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग में अधिक विदेशी निवेश लाएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें यह बताया जा रहा है कि भैया यहां पर
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, उससे रिसर्च R&D बढ़ेगा, हमारे यहाँ पेटेंट ज्यादा बढ़ेंगे, कमर्शियल यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट से बोलना ही पड़ेगा। तो ये कीवर्ड यहाँ पर क्या है कि FDI वगैरह को, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है ये संशोधन। तो बोलते हैं कि भैया कंसर्न जो है रेज हुआ बाय आयुष मेडिसिन, सीड इंडस्ट्री एंड रिसर्च सेक्टर, urging the government to simplify, streamline and reduce the compliance burden to provide for a conducive environment for collaborative research and investment। सीधी बात है कि जो कंप्लायंस है, जो अनुपालन है, उसके लिए अनुकूल वातावरण, एक पूरा का पूरा जो है किस तरीके का अनुकूल वातावरण प्रदान करना, उसके लिए जो है वहां पर अनुसंधान और निवेश को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी एक मशीनरी, जो आपका एक प्रोसेस प्रक्रिया है, तो उसका सरलीकरण किया जाए, उसको सुव्यवस्थित किया जाए, उस कारण से जो है यहां पर इसको लाने की आवश्यकता है, ये बता रहे हैं तर्क, इसलिए लाया जा रहा है। ठीक है भैया, अब इसके बाद जो है दे ऑल्सो सॉट टू सिंप्लीफाई द पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर वही इज ऑफ डूइंग बिजनेस, वाइडन द स्कोप ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विद लोकल कम्युनिटी। आ गई बात लोकल कम्युनिटी की। इन मोस्ट केसेस दिस इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सेल प्राइस। तो भैया ये शुरू से हो रहा है, आप देख लीजिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी यही प्रॉब्लम है। अब इस तरीके की चीजें जो रहती हैं, तो जो लोकल कम्युनिटी रहती है तो उसको कम लाभ मिलता है, और जो आपकी कॉर्पोरेट जो वहां पर हाउसेस रहते हैं, जो मतलब जिनकी पहुंच रहती है, जिनके पास पैसे, तो वो ज्यादा लाभ लेके निकल जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी ये आवश्यकता है। इसके बाद आयुष कंपनीज हैव बीन सीकिंग रिलैक्सेशन ऑफ द बेनिफिट शेयरिंग प्रोविजंस। तो आयुष कंपनी जो है लगातार जो है, जो देते हैं ना ये लाभ वगैरह जो होता है, तो बोलते हैं कि उसमें जो भी हम साझा करेंगे उस प्रावधानों में छूट की भी मांग कर रही हैं। ठीक है भैया, आगे की ओर देखेंगे। कंसर्न क्या है, पहला चीज जो यहाँ पर कंसर्न है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भैया ये बायोडायवर्सिटी और इक्विटेबल शेयरिंग के लिए नहीं किया जा रहा है ना, फेयर और इक्विटेबल जो आपका शेयरिंग है, बेनिफिट्स जो यहां से होगा, जो भी कमर्शियली बिजनेस करके, ये बोल रहे हैं कि ये जैव विविधता, जो बायोडायवर्सिटी का जो आपका आयाम है, वहां पर ट्रेड को, है ना, कॉमर्स को, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए लाया जा रहा है, ना कि स्थानीय समुदायों के हितों के संरक्षण के लिए, ना ही बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्रिटिसिज्म। दूसरा, यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, विदाउट सीकिंग पब्लिक कमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर द प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी। तो बिना जनता की राय मांगे जो है इसको जो है पेश किया गया है ना, तो जनता की राय को यहां पर एम्बेडेड नहीं किया गया, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि एम्बिगिटी है ना, एम्बिगियस मतलब वहां के क्या है, वेग है ना, वहां पर जो प्रोविजंस है वो स्पष्ट नहीं है, जो प्रावधान है जो अमेंडमेंट पे किए जा रहे हैं, प्रोटेक्ट, कंजर्व और इंक्रीज करने के लिए स्टेक ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन द सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जो ये बोल रहे हैं लोकल कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उनको कंजर्व करेंगे, है ना, बायोडायवर्सिटी को इनहैंस करेंगे, है ना, बायोडायवर्सिटी को हम कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल यूज करेंगे। तो इनसे जुड़े जो प्रावधान है वहां पर वो अस्पष्ट रूप में वहां पर है, अस्पष्ट है वो प्रावधान, है ना, वहां पर एम्बिगिटी देखा जा रहा है ना, वेग है वो आपके, ओपैक है वो आपके प्रावधान, ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद एक्टिविस्ट ने यहां तक बोला कि ये जो अमेंडमेंट्स है वो सोनली जो इसका बेनिफिट है, कंप्लीटली जो इसका लाभ है, वो सिर्फ आयुष मंत्रालय को देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए एक्सट्रीम तो कोई वर्ड होता नहीं, लेकिन हमको क्रिटिसिज्म लिखना होता है, तो हमारे लिए 3-4 पॉइंट हो गया, दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है साइंस टेक से रिलेटेड है, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम है। ये आपका एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, आगरा में बेस्ड है, डीआरडीओ की आपकी एक विंग ही हो गई है ना। तो एक फाइट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑफ 500 kg कैपेसिटी को इसने क्या किया है, उसका यहां पर हवाई प्रदर्शन किया है अभी। तो ये तो कंटेक्स्ट हो गया। अब स्टेट पीसीए से पूछ सकते हैं कि ये संस्था कहां पर है, तो देख जाइएगा, ये आगरा में है, आर&डी लैबोरेटरी है, डीआरडीओ के अंतर्गत है, ठीक है ना, उसी की एक प्रयोगशाला है। एंड द फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्विस ऑफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड टुवर्ड्स सेलिब्रेटिंग, जो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स स्वतंत्रता दिवस के कंप्लीट होने के संदर्भ में, है ना, तो उसी के अंतर्गत ये हवाई प्रदर्शन वहां पर किया गया। अब ये जो आपका CADS 500 है, इसका यूज किया जाता है प्रिसाइज डिलीवरी के लिए, है ना, प्रिसाइज डिलीवरी के लिए, और पेलोड, जो पेलोड ये वहन कर सकता है 500 kgs एज predetermined location by making use of maneuverable capabilities of ram air parachute।
ठीक है ना, इसको देख जाइएगा। सटीक डिलीवरी के लिए है, 500 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग रैम एयर पैराशूट के युद्धाभ्यास क्षमताओं का यूज करके, जो भी आपका डिसाइडेड प्लेस होगा, पूर्व निर्धारित स्थान, वहां पर सटीक डिलीवरी के लिए किया जाता है। नॉर्मल सी चीज है। अब ये यूज करता है जीपीएस को, है ना। जीपीएस जैसे कहां का है आपका, यूएस का है। वैसे ग्लोनास कहां का है बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फॉर द कोऑर्डिनेट्स, एल्टीट्यूड एंड हेडिंग सेंसर्स फॉर द हेडिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। इसके बाद इसकी बात करेंगे CADS जो है, तो वो जो अपना ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है, ऑटोनॉमसली स्टीयर्स इट्स फ्लाइट path using waypoint navigation towards target location by operating controls। तो ये जो है स्वायत्त रूप से संचालित होता है, उसका जो नेविगेशन है उसको यूज करता है निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और उसका ही अपना जो है ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट के साथ उनकी अपनी ऑन बोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है उसी के साथ ये सब चीजें एम्बेडेड है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो सिस्टम जो परफॉर्मेंस है वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड एट ड्रॉप जोन मालपुरा फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। तो मालपुरा के ड्रॉप जोन में जो है सफलतापूर्वक इसका प्रदर्शन किया गया। और ये जो सिस्टम है वाज पैरा ड्रॉप फ्रॉम AN-32 एयरक्राफ्ट से एंड देन स्टीयर्ड टू द प्री डेजिग्नेटेड, मतलब पूर्व निर्धारित लैंडिंग पॉइंट इन ऑटोनॉमस मोड। 11 पैरा ट्रूपर्स थे इसमें, है ना, जो आपके पैरा ट्रूपर्स थे ऑफ इंडियन आर्मी के एंड इंडियन एयरफोर्स चेज्ड द CADS 500 इन एयर एंड लैंडेड साइमल्टेनियसली। तो ये कहानी है, ये देख लेना हमको जरूरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमको याद नहीं करना। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका ADRDE है, तो ये एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, आगरा वाला। DRDO की प्रयोगशाला है एक तरीके की। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी है, DRDO के लोकेटेड है आगरा उत्तर प्रदेश में। स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके बाद स्कोप जो है, द स्कोप ऑफ रिसर्च includes the development of system for dropping heavy loads। इसका क्या है ना, स्कोप क्या है इसका, तो पहली चीजें बता दिए कि इस तरीके के सिस्टम का डेवलपमेंट जो ड्रॉपिंग हैवी लोड्स, ब्रेक पैराशूट्स, टोप्ड टारगेट्स, एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर्स एंड एरो स्टेट। अब इसके द्वारा और भी जो है परियोजनाएं चलाई जा रही है, उसमें आपका जैसे आर्मामेंट डिलीवरी पैराशूट, शस्त्र वितरण पैराशूट, बैलून बराज, और जो आपका सर्विलियंस सिस्टम है, ये सेवा प्रणाली नहीं, सर्विलियंस है, निगरानी प्रणाली से रिलेटेड है, निगरानी से, स्पेस रिकवरी पैराशूट्स और एयरशिप्स एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस। देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जीपीएस के बारे में बताया जा रहा है। तो जीपीएस क्या है आपका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स, वो लोकेशन देता है, वेलोसिटी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन देता है ना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है एक नेविगेशन सिस्टम है जो यूज करता है सैटेलाइट सिस्टम को। इसमें एक रिसीवर होता है और एल्गोरिथम को यूज किया जाता है सिंक्रोनाइज करने के लिए लोकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम डेटा को फॉर एयर, सी एंड लैंड ट्रेवल। ग्लोनास कहां का है ये बताइएगा, वो भी एक तरीके से पोजिशनिंग सिस्टम ही है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम और नेक्स्ट फेज देखेंगे जो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो यहाँ पर एमसीक्यू है हमारा, ये रिलेटेड है आपका कि भारत के जो सबसे बड़े ड्रोन शो के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो पहला ये कि ये जो शो है वो ऑर्गेनाइज किया गया कानपुर में 20 दिसंबर में। तो लोकेशन गलत दिया है, ये आपका लखनऊ में किया गया है ना इसका आयोजन। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया हमको। इट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द ज्वाइंट सपोर्ट था इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि इस इवेंट में 500 ड्रोन्स को प्रेजेंट किया गया। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947 थ्रू म्यूजिक, लेजर लाइट एंड एक्रोबैटिक्स इन द स्काई। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर एमसीक्यू है, इसमें जो ओपन एक्यूरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। देखिए, एक नेल्प था, एक हेल्प था। ये हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन के लिए जो है लाइसेंसिंग पॉलिसी के लिए इस तरीके के हमारे यहां पर क्या लाई गई, पॉलिसीज लाई गई, है ना। तो ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। पहले जैसे अब मान लीजिए किसी ने कोयले के एक्सप्लोरेशन के लिए ले लिया पॉलिसी, अब वहां पर कोल बेड मिथेन मिल गई, तो उसके लिए अलग से लेना पड़ता था। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, है ना, इस तरीके की आपका ग्रेजुअल जो है डेवलपमेंट देखा गया इस क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी से रिलेटेड है, मेंस के लिए ये सब पार्ट। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, इट वाज लॉन्च्ड अंडर द हेल्प, है ना, जो आपका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी 2017 में ला गई थी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म लाइसेंस। वही मैंने बताया, पहले अलग अलग था, अब यूनिफॉर्म लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ
हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सारे जो फॉर्म्स है हाइड्रोकार्बन उनके लिए यूनिफॉर्म लाइसेंस ये आपका प्रदान करेगा, है ना। एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इनेबलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स टू एक्सप्लोर कन्वेंशनल एज वेल एज अनकन्वेंशनल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि इसके अंतर्गत जो OALP बता रहे हैं ये, है ना, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, कंपनीज को अलाउ किया जाता है टू कार्व आउट एरियाज दे वांट टू एक्सप्लोर ऑयल एंड गैस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर ठीक है और इसका आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।